हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 क्लास 9 में दिया गया दूसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। उन्होंने एवरेस्ट शिखर यात्रा का विवरण स्वयं कलमबद्ध किया है। उसी का एक संक्षिप्त अंश हमें पाठ में पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले बचेंद्री पाल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए बचेंद्री जी को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च स्वयं सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा और 10वीं पास करने के बाद तो उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके पिता को आगे की पढ़ाई कराने के लिए सहमत किया और अंततः उन्होंने संस्कृत में एमए किया, फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। तत्पश्चात चूँकि बचपन से ही पर्वतीय प्रदेश की रहने वाली बालिका थीं, पर्वतारोहण का शौक था, इसलिए पर्वतों पर चढ़ाई करने का अभ्यास वे बचपन से ही करती रहीं और अंततः देश के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर जाने की महत्वाकांक्षा उन्होंने ठान ली और एक दिन उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करके एवरेस्ट विजय हासिल किया। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण इतना सटीक किया है कि उनकी यात्रा विवरण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम भी उनकी यात्रा दल में शामिल हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट पर्वत के बारे में जान लेते हैं। हिमालय में बसा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट दुनिया भर में एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, लेकिन इस पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा, ये जान लीजिए। ब्रिटिश लोगों ने दुनिया भर की तमाम भूमि और समुद्र के बारे में जानकारी हासिल की, विजय हासिल किया। अब वे पर्वतों के बारे में भी जानना चाहते थे, उसकी ऊंचाई मापना चाहते थे। 19वीं शताब्दी में ही एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल, यानी पर्वतों का सर्वेक्षण करने वाले सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने इस पर्वत शिखर की ऊंचाई मापी और भी शिखरों का उन्होंने सर्वेक्षण किया। उन्हीं के नाम पर इस पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट शिखर पड़ा। और शिखर का मतलब आप जानते हैं बच्चों, शिखर का मतलब होता है किसी भी पर्वत का
जो सबसे ऊंचा शीर्ष भाग है, टॉप जिसे आप कहते हैं, उसे कहते हैं शिखर। तो इस एवरेस्ट के शिखर तक किस प्रकार बचेंद्री पाल और उनके दल के लोगों ने चढ़ाई किया, उस पर पहुंचने में सफलता हासिल की, उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। वे कहती हैं, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री पाल जी कहती हैं कि वे 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होती हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और जब वे काठमांडू पहुंचती हैं, उससे भी पहले एक अग्रिम दल, यहाँ पर अग्रिम दल से मतलब है पर्वतारोही दल, जो बचेंद्री जी के अभियान दल से पहले ही एडवांस में एवरेस्ट शिखर की ओर भेज दिया गया था, जिससे कि रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयाँ यानी हिमपात वगैरह है, चट्टानें हैं, उन्हें साफ कर सकें और शिखर तक पहुँचने के लिए जो रास्ता चिन्हित करना है, उसे झंडियों और रस्सियों के माध्यम से रास्ते को चिन्हित कर दे। इसलिए बचेंद्री जी का जो अभियान दल था, उससे भी पहले एक मजबूत से मतलब यहाँ है, मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, और जानकार पर्वतारोहण के क्षेत्र में ऐसे अग्रिम दल को, एडवांस पार्टी को भेज दिया गया था। क्योंकि रास्ता बहुत पर्वतीय रास्ते बहुत ही दुर्गम भी होते हैं और हिमपात होता रहता है, तो उससे वे भरे पड़े भी होते हैं। हिमपात का मतलब आप जानते हैं, बर्फ़ तेज़ी के साथ गिरने को हिमपात कहते हैं, बर्फ़ का गिरना। अभियान दल पर्वतों पर चढ़ाई करने वाला दल को से मतलब है। यहाँ किसी भी कार्य करने के लिए जो दल प्रस्थान करता है उसे अभियान दल कहते हैं, और यहाँ का जो ये अभियान दल है, ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाला दल है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। काठमांडू से बचेंद्री जी का अभियान दल नमचे बाजार पहुंचता है। बच्चों, आप चित्र में देखिए, ट्रेकिंग रूट टू एवरेस्ट बेस कैंप का एक मैप मैंने लगा दिया है। इससे उनके रास्ते में आने वाले जो स्थान हैं महत्वपूर्ण, उन्हें आप मानचित्र में या उनके ट्रैकिंग रूट या अभियान का जो या चढ़ाई करने का जो रास्ता है, उसे आप समझ सकते हैं। तो काठमांडू के बाद जो पहला स्थान पड़ता है, नमचे बाज़ार। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है।
मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका कहती हैं कि नमचे बाजार के आसपास शेरपा लोग अधिक संख्या में रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शेरपा लैंड कह रही हैं। आसपास के गांवों में शेरपा लोग रहते भी हैं और उन्हें पर्वतों पर चढ़ाई करने का अच्छा अनुभव होता है, इसलिए वे पर्वतारोही दल के लोगों की पर्वतारोहण में मदद करते हैं। और नमचे बाजार एक नगरीय क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र आप कह सकते हैं है। अधिकांश शेरपा इसी नमचे बाजार या आसपास के गांवों में रहते हैं। और लेखिका कहती हैं कि नमचे बाजार जब वो पहुंचती हैं तो वहाँ से उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट शिखर को निहारा। निहारा मतलब देखा। और कहती हैं कि नेपालियों में यह एवरेस्ट शिखर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यह सागरमाथा नाम लेखिका को अच्छा लगा। नेपाली लोग एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च पर्वत शिखर को सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा का मतलब होता है आकाश का भाल या शीर्ष। तिब्बती लोग इस सागरमाथा को आकाश की देवी कहते हैं। उनके मन में इस ऊंचे पर्वत शिखर के प्रति श्रद्धा भी है, देवतुल्य समझते हैं, पूजा करते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल या प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब लेखिका एवरेस्ट की तरफ ध्यान से देख रही थी, गौर से देखती थी मतलब ध्यान से जब वो देख रही थी, उसी समय उन्हें पर्वत शिखर पर एक भारी बर्फ का प्लूम, जिसे हिंदी में फूल कह रही हैं, दिखाई पड़ा। इस प्लूम से उनका मतलब है कि एवरेस्ट शिखर पर उड़ती हुई बर्फ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा ध्वज या पताका लहरा रहा है। अब ये ध्वज या पताका क्या था, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें लोगों ने बताया कि पर्वत के ऊपरी शिखर पर जब बहुत तेज हवा चलती है 150 किलोमीटर पर आवर, ये इससे भी अधिक तेज गति से जब हवा चलती है तो तेज हवाओं के साथ सूखी बर्फ भी पर्वत पर उड़ती है। अब हवाओं के साथ बर्फ का मिल जाना
काफ़ी दूर दूर तक यह दृश्य बन जाता है, मतलब बर्फ़ और तेज़ हवा दोनों मिलकर ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी पताका या बड़ा सा ध्वज लहरा रहा है। और ध्वज की लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा ध्वज दिखता है। मतलब एक्चुअली यह कोई ध्वज नहीं है, लेकिन हवा के साथ बर्फ का एक विस्तार सा बन जाता है और वह ध्वजनुमा दिखता है, हवा के साथ उड़ता फिरता भी दिखता है। और यह इतना लंबा हो सकता है, 10 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा लंबा ध्वज दिखता है। लेखिका कहती हैं कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो लोग नेपाल से होकर जाते हैं उन्हें दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर यह बर्फपात और तेज हवाएं झेलना पड़ता है। नेपाल एवरेस्ट पर जाने के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते अपनाए जाते हैं, एक नेपाल से होकर और दूसरा चीन से होकर। ज़्यादातर लोग नेपाल से होकर जाना पसंद करते हैं क्योंकि चीन से होकर जाने वाला रास्ता और भी कठिन है। लेखिका कहती हैं कि इस तरह से तेज हवाएं और बर्फ का उड़ना देखकर मुझे डर सा महसूस हुआ, या यह दृश्य मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी एवरेस्ट पर जाने का जो संकल्प उन्होंने लिया हुआ था उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उन्हें एवरेस्ट पर पहुंचने का इतना आकर्षण था कि उनका मन इन तूफ़ानी हवाओं को देखकर नहीं डिगा। वे चढ़ाई के दौरान जो भी चुनौतियां आती उन सब को स्वीकार करने के लिए या उनका सामना करने के लिए तैयार थीं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। लेखिका कहती हैं कि 26 मार्च को वे नमचे बाजार से पेरिस पहुंची और इतना तेज हिमस्खलन हो रहा था, मतलब बर्फ का ऊपर से टूटकर नीचे की ओर आना, उसे कहते हैं हिमस्खलन। स्खलन माने टूटकर नीचे आना, हिम का यानी बर्फ का। तो इस हिमस्खलन के कारण, इस बर्फ के फिसलने और खिसक कर नीचे आने की वजह से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। और लेखिका के लिए यह बड़ा ही दुखद समाचार था। पूरे अभियान दल के लिए ही यह एक दुखद समाचार था। आप ट्रैकिंग रूट में खुम्बू हिमपात देखेंगे बच्चों। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धसक गई, जिससे ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। आप ल्होत्से पर्वत भी देखिए बच्चों, यह भी एवरेस्ट से थोड़ा ही कम पर बहुत ही ऊंचा पर्वत है। तो ल्होत्से एक ऊंचा पर्वत शिखर है जो एवरेस्ट से थोड़ा कम ऊंचा है।
उधर से बर्फ़ की एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे की ओर आ गई और इस एकाएक बर्फ़ की बड़ी चट्टान नीचे आने की वजह से 16 शेरपा कुलियों का दल था, उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल भी हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि बचेंद्री पाल जी का जो अभियान दल था उसके मुख्य नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। उन्होंने अभियान दल के दुखी चेहरों को देखकर, अवसाद भरे चेहरों को देख करके, सभी लोग अवसाद से भर गए थे एक शेरपा कुली की मृत्यु की वजह से, तो उनके दुख भरे चेहरे को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इतने बड़े अभियान में जब हम शामिल हुए हैं तो खतरे तो आएंगे और खतरों का सामना भी करना पड़ेगा और घायल होना तो हो ही सकता है, मृत्यु भी हो सकती है किसी व्यक्ति की, और इस तरह से घायल होना या मृत्यु तक पहुंच जाना, इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। इन्हें हमें सहज भाव से, सामान्य भाव से, सहज भाव मतलब सामान्य भाव से स्वीकार कर लेना पड़ेगा। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो समझते हैं बच्चों, अभियान दल के उपनेता थे प्रेमचंद जी, मुख्य नेता कर्नल खुल्लर थे। प्रेमचंद जी अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वही अग्रिम दल जिसको हम पाठ के आरंभ में ही पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। एक अग्रिम दल, एक एडवांस पार्टी पहले से ही रास्ता देखने के लिए, साफ करने के लिए भेज दिया गया था बचेंद्री पाल जी के दल, अभियान दल से पहले। तो इस अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद जी कर रहे थे। और जब 26 मार्च को बचेंद्री पाल जी का अभियान दल पेरिस पहुंचा, तो उसी समय उपनेता प्रेमचंद जी जो आगे आगे गए थे अपने दल के साथ, वे वापस पेरिस आकर बचेंद्री पाल जी से मिलते हैं या उनके अभियान दल से मिलते हैं। उन्होंने बताया लेखिका को, बचेंद्री पाल जी को, कि खुम्बू हिमपात
की स्थिति ही हमारे रास्ते की बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने बताया कि उनके दल ने, जो एडवांस दल पहले गया था, उस एडवांस दल ने कैंप 1 तक 6000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 था, वहां तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया था। और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने रास्ते को साफ करने के लिए पुल बनाया है। सीढ़ियों से पुल बना करके लोग इस हिमपात वाले स्थान को चढ़ते थे या पार करते थे। और फिर रस्सियां होती हैं, रस्सियों से या झंडियों से रास्ते को चिन्हित करते हुए दल आगे बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ तैयारी, रास्ते को चिन्हित करना, सीढ़ियों से पुल बनाना और रस्सियां बांधना, ये सब कुछ वे कर आए हैं कैंप 1 तक। और कौन कौन सी रास्ते में कठिनाइयां हैं उसका भी उन्होंने जायजा मतलब अनुमान लगा लिया है, क्या कठिनाई आ सकती है और इस कठिनाई को कैसे पार किया जाएगा। उन्होंने बचेंद्री पाल जी के अभियान दल को ये भी बताया कि ग्लेशियर जो रास्ते में पड़ेगा वह और कुछ नहीं है, एक तरह से बर्फ की नदी है। ग्लेशियर अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो आप जानते होंगे, ग्लेशियर पर्वत के ऊपरी शिखर से बर्फ जब फिसल फिसल कर आती है बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में, और अपने रास्ते में आने वाली जो पर्वत की शिखर या चट्टानें होती हैं, कभी कभी उन्हें भी तोड़ती हुई नीचे की ओर लेकर आती है। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ ऊपर से नीचे उतरती हैं और अपने साथ वे पर्वतीय चट्टानों को ढुलकाती हुई नीचे आती हैं, वैसे ही ग्लेशियर्स भी जो हिम से बने होते हैं, बर्फ़ से बने होते हैं, वहाँ पर जल नहीं बल्कि बर्फ़ की चट्टानें ही फिसल फिसल कर धीरे धीरे नीचे की ओर आती हैं। कभी तेज़ हवाओं की वजह से या कभी किसी दबाव की वजह से। तो बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि ग्लेशियर जो रास्ते में पड़ने वाला है वह बर्फ़ की नदी है, और इस नदी में बराबर बर्फ़ अभी गिर रहा है, वो जारी है क्योंकि मौसम खराब हो गया है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। वो बता रहे हैं कि हिमपात होने की वजह से, और हिमपात भी अनियमित हो रहा है, मतलब उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कभी बहुत तेज़ हो जा रहा है, कभी कम हो सकता है, कभी कभी उसमें बहुत चेंज हो जाता है। चारों तरफ बर्फ़ की नदी जो ऊपर से उतर रही है, बर्फ़ चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह से जो रास्ता उन्होंने साफ़ किया है, चिन्हित किया है, वो गिरने वाले बर्फ़ से ढक जाएगा। तो जो काम उन्होंने किया है बचेंद्री पाल जी के अभियान दल को आगे बढ़ने के लिए, वो काम व्यर्थ हो सकता है। और जब चारों तरफ बर्फ़ फैल जाएगी तो रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। फिर उस रास्ते को खोलने के लिए उन्हें दोबारा काम करना पड़ सकता है। अभी तक बचेंद्री पाल जी बेस कैंप पहुंचने वाली हैं, लेकिन उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से उन्हें
थोड़ी निराशा हो रही थी। वे कह रही हैं कि हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मौसम का खराब होना, पहले ही एक शेरपा कुले का मर जाना और फिर अब एक रसोइये की मृत्यु हो जाना, तो इस तरह से चढ़ाई करने के लिए जो अनुकूल स्थितियां थीं वो नहीं दिख रही थीं। इसलिए वह कह रही हैं कि हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। बेस कैंप बच्चों, फिर आप ट्रैक रूट में देखिए और किस तरह से बेस कैंप के बाद फिर और भी कुछ कैंप हैं, उन्हें पार करते हुए एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ाई दल को पहुंचना है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नोत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। लेखिका कह रही हैं कि एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन दूर से, नज़दीक से जाकर उस पर चढ़ाई करके नहीं देखी थी। जब वे बेस कैंप पहुंचती हैं तो उसके दूसरे दिन उन्होंने एवरेस्ट पर्वत को नज़दीक से देखा और साथ में इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बच्चों, आप मैप में देखिए, एवरेस्ट के साथ ही थोड़ा एवरेस्ट से थोड़ी कम ऊंचाई पर 2 और पर्वत आपको दिख रहे हैं, लहोत्से और नोत्से। इन्हीं दोनों पर्वतों को, लहोत्से और नोत्से को, कह रही हैं कि एवरेस्ट के ये अन्य श्रेणियां हैं और इन तीनों ही पर्वतों से, एवरेस्ट, लहोत्से और नोत्से, तीनों पर्वतों की ऊंचाइयों से घिरा हुआ एक ग्लेशियर, बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, जिसे वे काफ़ी देर तक निहारती रही आश्चर्य से, भौचक्की होकर। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। लेखिका कहती हैं कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित होकर गिरना। पर्वत पर जो हिमपात हो रहा था उसमें बर्फ के बड़े बड़े खंड, बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर रही थीं, अव्यवस्थित ढंग से गिर रही थी। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे आराम से आ रही हैं, कभी बहुत तेजी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें फिसल आती थी, कभी उनकी गति धीमी हो जाती थी। तो कह रही हैं कि अव्यवस्थित ढंग से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं, बर्फ के खंड, बर्फ की चट्टानें। लेखिका को बताया गया वहां पर कि ग्लेशियर के बहने से, यानी बर्फ की नदी के गिरने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जो आसपास की
जमी बर्फ़ है उसमें भी हलचल होने लगती है, ऊंचाइयों पर बर्फ़ तो जमी ही रहती है। और जब बर्फ़ की नदी नीचे की ओर आती है तो आसपास की जमी हुई चट्टानें या बर्फ़ के खंड को तोड़कर नीचे की ओर ले आती है। और इससे अचानक स्थिति वहाँ का बहुत ही खराब या खतरनाक हो जाता था। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जब गिरती हैं तो उनके दबाव और उनकी वजन की वजह से धरातल पर दरार पड़ जाती है। और ये दरारें बार बार ऐसी घटना होती है पहाड़ों में, तो ये बर्फ़ के गिरने से या बर्फ़ के चट्टानों के गिरने से जो दरार पड़ी होती है, ये दरार और भी गहरी और चौड़ी बन जाती है। उसकी गहराई भी बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। और इस गहरे और चौड़े दरार को ही कहा जाता है हिमवेदर। बर्फ़ के बड़े बड़े गड्ढे या गुफाएं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और देखने में बड़े डरावने। और लेखिका को एक बात और भी भयानक या डरावनी लगी कि बर्फपात हमेशा होता रहेगा, हिमपात हमेशा होता रहेगा उनकी चढ़ाई के दौरान। तो लगभग उनके साथ जो 1 दर्जन आरोही हैं और साथ में जो शेरपा कुली हैं, उन सबको इस हिमपात का डर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि छूती रहने का मतलब ये है कि इसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चट्टानों के टूटने और गिरने के साथ ही उन्हें ऊपर चढ़ना है। तो उनके चढ़ाई दल को जितने सदस्य हैं, जो कुली साथी हैं, शेरपा कुली साथी, वो सभी के सभी इस बर्फीली चट्टान या हिमपात से घिरे रहेंगे। बड़ा सतर्क और सचेष्ट होकर उन्हें जाना पड़ेगा। और इनका खतरा, इन बर्फीली चट्टानों के गिरने का जो खतरा है, वो हमेशा उन्हें चढ़ाई के समय उनको और उनके दल को परेशान करता रहेगा। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि पाठ का एक तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया, बचेंद्र जी के बारे में जान लिया, पाठ की शुरुआत कर ली है। पाठ चूँकि लंबा है तो अब इसके बाद का जो पाठ है उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाठ आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो अगला बचा हुआ पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।